सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करवाने में किसका हाथ था, किसने धमकी दी, किसने डर फैलाया, किसने थ्रेट जारी किया, अब सब कुछ सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मंसूख करने से मुतालिक हकाइक को सामने ले आए हैं, जिसके मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी आमेज जाली पोस्ट भारत से जनरेट की गई। फवाद चौधरी ने बताया कि भारत से एक ईमेल आईडी हमजा आफरीदी के नाम से बनाई गई और इस आईडी से 15 मिनट बाद ईमेल भेजी गई थी। ईमेल की वीपीएन लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई ताकि भारत की लोकेशन मालूम ना हो सके, जबकि जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल हुई वो भारत की थी और ओम प्रकाश मिश्रा नामी शख्स ने मुंबई से इस डिवाइस को इस्तेमाल किया था। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि जिस डिवाइस से ये ईमेल की गई इसमें 13 ईमेल आईडीज़ हैं और इन तमाम ईमेल आईडीज़ ये इंडियन हैं, फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों के नामों पर ये बनाई गई हैं, लेकिन इस बार जानबूझकर हमजा आफरीदी के नाम से ईमेल आईडी को जनरेट किया गया। और फिर यही नहीं, 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पर जाली पोस्ट के जरिए न्यूजीलैंड की टीम को टारगेट करने की धमकी दी गई थी। इस धमकी आमेज पोस्ट में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, दाइश वहां पर हमले करेगी। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि 24 अगस्त को कीवी क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल की अहलिया को एक धमकी आमेज ईमेल की गई। उस ईमेल में धमकी दी गई थी कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर तहकीक से पता चला कि ईमेल अकाउंट 24 अगस्त को रात 1:05 पर बनाया गया, जबकि सुबह 11 बजे इस अकाउंट से ईमेल की गई। ये तमाम तर तफसीलात बताते हुए फवाद चौधरी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। 24/21 को ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protonmail.com। मार्टिन गप्टिल हैं, उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल जो है वो की गई। लेकिन ज़ाहिर है ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इस पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जा रही है इसके पीछे भारत का हाथ हो। पिछला साल EU डिसइंफो लैब ने भारत का बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था और खेल में सियासत लाना और पैसे की बुनियाद पर अपना असर रसूख दिखाना भारत की पुरानी आदत बन गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट से मुतालिक तमाम फैसले सिर्फ अपने मफाद को सामने रखकर करता है। पैसे की चमक दमक और लालच की वजह से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को ये फैसले मानने भी पड़ते हैं। अभी इसी महीने दौरा इंग्लैंड पर भारतीय टीम ने अचानक अपना 5वां टेस्ट कोविड पॉजिटिव केसेस की वजह से खत्म कर दिया था, लेकिन एक रोज पहले ही IPL फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर टी नटराजन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, लेकिन IPL मुंतजमीन ने बताया कि ये टूर्नामेंट शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा और उसके बाद भी मैचेस होते रहे। किसी गैर मुल्की खिलाड़ी को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने भारत के दौरे मेयार को अपने ट्वीट के जरिए वाजे किया। उन्होंने ट्वीट किया कि देखते हैं कि IPL इंग्लैंड और भारत के आखिरी टेस्ट की तरह मनसूख होता है या नहीं होता, और फिर उन्होंने इसी ट्वीट में लिखा कि मुझे यह ऐसा नहीं होगा। अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं आकिब जावेद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो आकिब भाई, ये अब न्यूजीलैंड की टीम गई लेकिन ये साजिश अब बेनकाब हो गई, इंग्लैंड ने आने से मना किया, आज हुकूमत ने बता दिया कि इसके पीछे भारत था। अब ICC में क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास के किस भारत को यहां पर तो बेनकाब कर चुका, ICC में किस तरह से बेनकाब किया जा सकता है भारत को? हाँ, देखिए इसमें एक तो जो क्रिकेट से बढ़ के ये चीजें हैं, क्रिकेट बोर्ड से भी बढ़ के और इवन ICC से भी बढ़ के, ये तो आपकी जो मिनिस्ट्री है वो दबाव डाले और इसके जब तक सबूत आपके हाथ में नहीं होंगे तब तक आप ICC में जाएंगे तो वो तो बड़े आराम से इससे निकल जाएंगे कि ये तो मामला तुम लोगों का आपस की सियासत है, उस लेवल की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि वो जो असल में जो रिपोर्ट है वो
जो थ्रेट लेवल था, जब तक कि वो आपके हाथ में नहीं आती। सही। तो भट्टी साहब, ये भारत जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है, ज़ाहिर है ये पसे पर्दा चीज़ें थी जो अब सामने आ गई, इनको शायद बैन-अ-अक़वामी सतह पर साबित करना भी बहुत मुश्किल हो, लेकिन अब पाकिस्तान भारत को कैसे जवाब दे? बायलैटरल सीरीज़ तो हमारे दरमियान होती नहीं है, रमीज़ राजा भी ये कह चुके कि वो भारत से खेलने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते, तो अब इस सूरत हाल में हम भारत को क्या जवाब दे सकते हैं? देखिए, ये तो अरबाब जहांगीर अब सिफारती कोशिशें ही कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे ख्याल में अगले एक आध दिन में उनका खिताब ड्यू है, जब वहां तकरीर करेंगे, वहां पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाएं, फॉरेन ऑफिस को मोबिलाइज किया जाए कि फॉरेन ऑफिस अपना नुक्ता नजर जो है वो दुनिया को बयान करे। लेकिन मैं और आकिब जावेद, हम तो देखें क्रिकेट के लोग हैं जी। हम ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानते हैं, इस बारे में बात करेंगे। पिछले 3-4 दिन से रमीज राजा ने जिस तरह पाकिस्तान का केस टेकअप किया है, पहले न्यूजीलैंड के इनकार के बाद, फिर इंग्लैंड के सीरीज की मनसूखी के बाद, अब देखें पिछले 2 दिन से आप देखें अरबाब जहांगीर के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए नहीं बोलते थे, रमीज राजा ने इतना हार्ड हिटिंग स्टांस लिया है कि अब इंग्लैंड में बड़े बड़े जो उनके क्रिकेटर्स हैं, लाइक माइकल एथरटन का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो इंग्लैंड के सबसे बड़े अखबार के लिए लिखते हैं और खुद बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो भी पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की वो आवाज जो माजी में नहीं पाकिस्तान के हक में लोग बोल रहे थे, आज वो लोग पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में यही स्टांस हमें रखना चाहिए। लेकिन एक बात जज्बात से हट के, कुछ लोग फोरफिट की भी बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर दें। क्रिकेट 12-13 मुल्कों में खेली जाती है, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा अगर बहुत ज्यादा हम लड़ाइयां लड़ेंगे, पैसा भी बड़ा लिमिटेड है, अगर जो असल जहां से पैसा जनरेट होता है जिन बड़ी, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये टीमें अगर इनसे हमने अपने मामला खराब करे तो फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को लॉस होगा। लेकिन हमारी खुददारी, हमारा वकार, हमारे मुल्क के साथ वो बहरहाल इस पैसे से बड़ा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज भी रमीज राजा से मुलाकात की है, पाकिस्तान टीम से मुलाकात की है। मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर की रहनुमाई से, फॉरेन ऑफिस की रहनुमाई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एग्रेसिव स्टांस रखना चाहिए। आज देखें रमीज राजा साहब ने भी ये कल रात इंटरव्यू में की है कि अब दुनिया थू थू कर रही है मुल्कों की तरफ जो पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपना केस लेके आगे बढ़ रहा है। यही सही। और भट्टी साहब, ज़ाहिर एक सवाल आपसे और फिर आकिब भाई से भी, पहले आकिब भाई से मैं पूछ लेता हूँ, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ कि ये माजी के खिलाड़ी माइकल एथरटन या माइकल वॉन जैसे लोग तो चलें, वो ये इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान का साथ देना, चूँकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्री के असाइनमेंट्स कैंसिल हो सकते हैं भारतीय असर रसूख से, या कोचिंग वगैरह उनकी मुतासिर हो सकती है। लेकिन जो करंट प्लेयर्स हैं इनके लिए बड़ा मुश्किल है आकिब भाई अफोर्ड करना। क्रिस गेल ने जो ट्वीट किया, अब आप देखें कल उनको किंग्स पंजाब की टीम में नहीं शामिल किया गया, कल उनकी सालगिरह भी थी, वो उन्हें ड्रॉप करके इंडिया ने उनको एक मैसेज दिया कि वो जो आपने ट्वीट किया था, तो उसका जवाब ये, इस तनाजुर में हम उनके ड्रॉप होने को देख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, असल में आपने ये देखना है कि ये इंडिया सुपर पावर कैसे क्रिकेट की बन गया। उससे पहले तो इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया ने किया क्या है कि अपनी जो IPL है उसके थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया की जो क्रिकेटर्स हैं, पूरे क्रिकेट बोर्ड और ICC के अंदर जो है सबसे ज्यादा वो पैसा लाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने IPL के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया। अगर आप 90s में देखें, 80s में देखें, तो पाकिस्तानी टीम का बहुत ज्यादा नाम होता था इंडियन टीम से, और इवन क्रिकेट बोर्ड में भी कोई ऐसा फर्क नहीं था पाकिस्तान और इंडिया के। तो हमें करना तो ये चाहिए कि अपने आप को ठीक करें, अपना हाउस ठीक करें। आप PSL को अगर IPL से बड़ी नहीं बना सकते तो दुनिया की सेकंड बेस्ट तो बना सकते हैं कि जहाँ लोगों के। और आगे आप IPL की पावर और भारतीय बोर्ड का असर रसूख देखें कि अभी ये एक रोज पहले सनराइजर्स के टी नटराजन का टेस्ट पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव, इसके बावजूद भी IPL जारी और सारी है, वो कैंसिल नहीं हुआ। अभी इंडिया जब इंग्लैंड के दौरे पर थी, वहाँ पर वो 5वें टेस्ट को मनसूख कर दिया उन्होंने। इससे पहले कोविड का जब पूरा दौर चल रहा था, पाकिस्तानी टीम तो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर खेल रही थी, कोई टीम पाकिस्तान आकर उन हालात में खेलने को तैयार नहीं थी। तो ये एक दौरा मेयार, एक वाज़ेह फ़र्क तो नज़र आता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत के लिए। बिल्कुल, वो तो ढकी छुपी कोई बात है ही नहीं। और IPL को छोड़ना किसी प्लेयर के लिए भी आसान नहीं होता, मिलियंस ऑफ डॉलर उनको मिलते हैं। तो पैसा
बड़ा जरूरी होता है किसी भी मुल्क की क्रिकेट चलाने को, और लोगों के जो इंटरेस्ट है फॉरेन प्लेयर्स के स्पेशली, उनको पैसा चाहिए, जहाँ से उनको अच्छा पैसा मिलेगा जाहिर है वो वहीं जाएंगे। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि PSL में इस तरह का कोई सिस्टम लेकर आए कि फॉरेन प्लेयर्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और इस लीग को बढ़ाएं, जिससे आपकी वर्थ और आपके क्रिकेट बोर्ड की वर्थ और आपकी पावर जो है वो बने। तो भट्टी साहब, जिस तरह IPL को इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह PSL को टूल बनाकर पाकिस्तान भी अपनी क्रिकेट मजबूत इस वक्त पूरे दुनिया को एक मैसेज नहीं दे सकता अभी वे, क्योंकि आकिब भाई ज़ाहिर लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि ये अगर लाहौर कलंदर्स और एक किसी फ्रेंचाइज का कराची की टीम का मैच करा दें इस वक्त एक PSL का, तो कितना बड़ा मैसेज एक पूरी दुनिया में जा सकता है, उसमें 4-4-8 फॉरेन प्लेयर्स भी आकर खेलें। देखें अरबाब, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्लोर कर सकता है। और समीन राना साहब और नदीम उमर साहब ने 3 दिन पहले ये तजवीज़ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़ दी थी। लेकिन जो आकिब भाई बात कर रहे हैं ना, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है, पैसे की जो कशिश है उससे आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। आज जो हर बंदा भारत की ज़बान इसलिए बोल रहा है कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन बिल्कुल आकिब जावेद सही कह रहे हैं कि हम नंबर 1 शायद ना बन सके, ज़ाहिर है उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन हम नंबर 2 बन सकते हैं। रमीज राजा से कल जब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, फिर वो फॉरेन मीडिया के साथ उन्होंने एक और मीडिया सेशन किया, उसमें रमीज राजा यही बात कर रहे थे कि दुनिया के जो टॉप 6 प्लेयर हैं जो IPL खेलते हैं, 6 प्लेयर्स को हम टारगेट करें और PSL में लेकर आए। लेकिन एक तरफ तो हम PSL में बड़े प्लेयर्स को जरूर लाएं, उनकी तरफ से ट्रीटमेंट है, उनके जख्मों पर भी मरहम रखने की जरूरत है। रमीज राजा साहब को चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं एज ए क्रिकेटर, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत अंदाज में लेके चल रहे हैं। देखिए जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना माइक एथर्टन का मिलियंस ऑफ पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ अखबार के साथ कमेंट्री के साथ अलग है, लेकिन वो उसूलों के साथ खड़े हुए हैं, हक और सच के लिए बोल रहे हैं, और बेतहाशा इंग्लिश सहाफी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। इवन न्यूजीलैंड से भी पाकिस्तान के लिए आवाज उठ रही है। ये पास्ट में नहीं था। देखिए पास्ट में अगर हम अरबाब जहांगीर थोड़ा पीछे चले जाएं, 2015 में कोई टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। नजम सेठी साहब ने $25,000 हजार पर प्लेयर जिम्बाब्वे को दिया। जिम्बाब्वे की टीम आई, लाहौर में उन्होंने मैचेस खेले। फिर 2017 में जब वर्ल्ड 11 आई है, फिर हमने एक प्लेयर को $1-1 लाख दिए। तो पैसे में कशिश बहुत है। अगर हम अपनी मार्केट को अच्छा करें, अपने PSL के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके मामलात को ठीक करें, तो हमारी मार्केट इंडिया के बराबर नहीं है, लेकिन इंडिया से कमतर भी नहीं है। आप देखना रिसेंटली 2 सीरीज की भी आपको मिसाल दूं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान की जनवरी में सीरीज हुई, सारे स्पॉन्सर्स पाकिस्तानी थे। आप वो फुटेज उठा के देख लें, ग्राउंड में हर तरफ पाकिस्तान की होर्डिंग्स लगी हुई थी। अभी जिम्बाब्वे में पाकिस्तान की टीम गई थी, टाइटल स्पॉन्सर से लेके नीचे तक सारे स्पॉन्सर्स पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के पास पैसा है, हमने अपने पैसे को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है। तो भट्टी साहब, इस पैसे का अगर फौरी इस्तेमाल हो, चूंकि अभी वेस्ट इंडीज की टीम को तो दिसंबर में आना है, अभी उस पर भी सवालिया निशानात खड़े हो गए। ये जो वर्ल्ड कप और ये नेशनल T20 के दरमियान की एक 8-10 दिन की विंडो है, अगर इसमें एक एग्जीबिशन मैच और समीन राना की तजवीज़ को सीरियस लिया जाए और 5-6 फॉरेन प्लेयर्स को बुलाकर खिलवा दिया जाए और भरपूर उस पर पैसा खर्च किया जाए, तो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल चली जाएगी कि पाकिस्तान एक बड़ा सेफ मुल्क है और ये तमाम इल्ज़ामात खुद ब खुद झूठे साबित हो जाएंगे। देखें, ये तो हम दुनिया को मनवा चुके हैं कि हमारा मुल्क सेफ है। साउथ अफ्रीका आई, जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज आई, श्रीलंका आई, वर्ल्ड 11 आई, लेकिन मसला कि मेरे ख्याल में आकिब भाई ज्यादा बेहतर अंदाज में इस पे रोशनी डालेंगे। इस वक्त हमारे पड़ोस में UAE में भारतीय लीग चल रही है। अगर हमने ये मैचेस करवाने की कोशिश भी की ड्यूरिंग IPL, तो शायद वो बड़े प्लेयर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं आ सकेंगे। अच्छा। लेकिन इसके लिए मुनासिब विंडो हम देख लें। अगर सारे प्लेयर, दुनिया के बड़े प्लेयर जो हमारी इन फ्रेंचाइजीज के साथ मुंसलिक हैं, वो आना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो मैचेस करवाए जाएं। लेकिन अगेन मैं क्रिकेट बोर्ड को भी पैगाम दूंगा कि फ्रेंचाइजीज के जो जख्म है उन पर भी मरहम रखे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के ग्राउंड्स को इस वक्त आबाद करना हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक और भी है, वो है
अगले इंतखाबात को साफ शफाफ बनाना और ये तमाम तनाज़ात का खात्मा EVM से अगले इंतखाबात होने या फिर RTS के ज़रिए होने। इलेक्शन कमीशन तो RTS के ज़रिए करवाने का फैसला कर चुका है और तमाम खामियों को दूर किया जाएगा जो 2018 में थी। नादरा की इस सिलसिले में मदद ली जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यही है कि अगले इंतखाबात RTS के ज़रिए वो कराने जा रहे हैं। अपने मेहमानों से इस पर मजीद बात करते हैं। नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। तो नबील कबूल साहब, ये इलेक्शन कमीशन तो एक बार फिर RTS के ज़रिए इंतखाबात कराना चाह रहा है। 2018 के नताइज हमने देखे थे, RTS किस तरह से बैठा, तमाम सियासी जमातों ने एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए और फिर जाहिर है उस नतीजे को भी मुतनाज़ कहा जाता है जब धांधली का शोर मचे। एक बार फिर RTS के ज़रिए इंतखाबात पीपल्स पार्टी को कबूल होंगे? बिल्कुल कबूल नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि एक मुतनाज़ा RTS जो हमें अभी तक समझ नहीं आती कि RTS है क्या। हमें सिर्फ इतना समझ आती है कि RTS एक डिले सिस्टम है और एक पोलिंग का रिगिंग, पोस्ट पोलिंग रिगिंग का एक तरीक़ेकार है कि इलेक्शन के पोलिंग के दिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट आता है उसके अंदर किस तरीके से तब्दीली की जाए, उसको किस तरीके से टेम्पर किया जाए। हम ये समझते हैं RTS उसका नाम है। तो कमर दिलशाद साहब, अब आप क्या समझते हैं 2018 के इंतखाबात के बाद जिस तरह धांधली का शोर मचा, RTS सिस्टम जिस तरह बैठा, रिजल्ट्स लेट हुए, तमाम सियासी जमातों को उस पर शिकायत हुई, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका एक मुनासिब हल था? जो हुकूमत ने वोटिंग मशीन तजवीज़ की उस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात हैं। ये जो एक मुख्तसर वक्त है 2 साल का, क्या इसमें ये एतराज़ात दूर हो सकते हैं? हुकूमत इसको नाफिज करने की पोजीशन में है? कमर दिलशाद साहब, पहले मैं ज़रा RTS के बारे में वजाहत कर दूँ हमारे दोस्त की नॉलेज के लिए कि दरअसल असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 13 जो है वो एक कानूनी पोजीशन इख्तियार कर चुका है और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 13 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो RTS में का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको बेहतर अंदाज में ये सोचा कि जो 2018 में जो बदनज़मी पैदा हुई जिसकी वजह से ये मुतनाज़ा हुआ RTS, तो उसको बेहतर तरीके से नादरा से मामलत करके उसको बेहतर तरीके से हम पेश किया। अब इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हट सकता क्योंकि फिर इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है और कानून का हिस्सा बन चुका है। और आप हैरान होंगे कि सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमीशनर थे तो उन्होंने 2018 में उन्होंने एक रेफरेंस भेजा गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि जनाब RTS सिस्टम मुतनाज़ा हो चुका है, तो इसको इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 13 से डिलीट कर दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी ना आए, जो आईनी कानूनी हिस्सा बन गया। अब आइए आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़ाहिरन तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम सब चाहते हैं। कमर साहब अगर आप इजाज़त दें तो चंद लम्हों की आप इजाज़त दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले ज़रा गबोल साहब का एक रिएक्शन में जान लूं क्योंकि अब अपोजिशन के पास गबोल साहब 2 ही ऑप्शन रह गए हैं, या तो EVM या RTS। अब RTS पर भी आपको एतराज़ है, लेकिन ये तो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 13 है और ये कानून की शक्ल में मौजूद है। या तो इसको कानून से उस डिलीट करना पड़ेगा या फिर इसके ज़रिए इंतखाबात होंगे। अब दोनों में से क्या चॉइस होगी आपकी अगर यही दोनों ऑप्शन हो? मतलब इसका यही मतलब है कि आगे भी खड्डा है, पीछे भी खड्डा है। मतलब कोई एक खड्डे को आपको चूज करना है कि किस में आपको गिरना है। तो मेरे ख्याल में कि अपोजिशन जो है वो फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलाए और ये जो बिल पास हुआ है उसको अमेंडमेंट भी आप ला सकते हैं इस बिल के अंदर और होना चाहिए, क्योंकि देखें इतना कंट्रोवर्शियल RTS है, इसके ऊपर दोबारा किस तरीके से आप भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे तो कहीं ये लग रहा है कि ये गेम जो है मिली भगत है हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की कि जी आप पहले EVM बोल दें और EVM ज़ाहिर ऑपोजिशन नहीं मानेगी तो ये RTS पे राजी हो जाएगी, क्योंकि RTS तो आज इस तरह मतलब ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत कैसे हो सकती है? हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन को बद्दुआएं दे रही है, ऑपोजिशन का माउथ पीस करार दे रही है, पैसे लेने के इल्जामात लगा रही है, इलेक्शन कमीशन वफाकी वुज़रा को नोटिस कर रहा है, अब उन्हें नोटिस के जवाब देने हैं। ये कैसे इसको आप मिली भगत कह सकते हैं? ये सारा देखें, ये हुकूमत ड्रामेबाजी से कभी बाज नहीं आएगी। हुकूमत के वजीर जो है वो इसमें माहिर है। मुझे एक चीज़ आप बताएं कि जिस RTS से ये हुकूमत इन्होंने बनाई है, जिस RTS के वजह से इमरान खान ने 14 सीटें कराची से जीती हैं,
उसको तो वो बड़ा सूट करेगा। उसको अगर देखें एक बच्चे के हाथ में अगर आपने देखा कि वो खिलौना दिया आपने और खिलौना टूट गया तो आपने उसकी जगह उसको लॉलीपॉप हाथ में दे दिया, बच्चा जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो यही चीज जो है इमरान खान की हुकूमत के साथ किया गया कि ठीक है आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आरटीएस ले ले। गबूल साहब चलें, वो 2018 की आप 14 नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, आप सवाल उठा रहे हैं उसके नतीजे पर, लेकिन अभी कंटोनमेंट के इंतखाबात में इसमें भी उन्होंने 14 नशिस्तें हासिल की हैं यहाँ से। 14 नशिस्तें जो है किससे पीटीआई ने हासिल की है, वार्ड की, जो कि सदर पाकिस्तान का हल्का डिफेंस से उनको सिर्फ 2 सीटें मिली है, वो हारी है। और पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें यहाँ से ली हैं डिफेंस के हल्के से। तो ये 14 नेशनल असेंबली की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड की सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। सही। तो कमर दिलशाद साहब, ये क्या वाकई ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मैच फिक्स है? ये कोई जिस तरह गबूल साहब कह रहे हैं कोई ड्रामेबाजी हो रही है, या फिर ये इल्ज़ामात वाकई ये जेन्युइन लगाए गए, फ्रस्ट्रेशन में हुकूमत ने लगाए और अब ज़ाहिर उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे नोटिस की सूरत में? देखिए, हर हुकूमत का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो उनके जो वज़रा हैं या उनके आइनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, वो उनको सही बातें नहीं बता रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तमाम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने रिजेक्ट कर दी। अब ये अपने दलाइल दे रहे हैं, अपने तरीक़ेकार बता रहे हैं। तो हमारा एक नुक्ता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब ताज हैदर साहब जो बहुत सीजनड पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर हैं और बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, तो उन्होंने चेयरमैन है वो कहमा कमेटी सेनेट के, मैं भी वहाँ पेश हुआ था। मैंने भी 40 मिनट तक ब्रीफिंग दी थी और बड़ी उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ मेरे सारे नुकात पर पूरी गोश्त को सुनी और तायद भी की तमाम जितने वहाँ बैठे हुए थे अरकान असेंबली और सेनेटर। अब ये साहब, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी उन्होंने ताज हैदर साहब ने कहा कि जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या एतराज़ात हैं वो मुझे लिख कर दें, तो उन्होंने ताज हैदर साहब का एहतराम करते हुए और सेनेट कमेटी का एहतराम करते हुए उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। 37 उन्होंने एतराज़ात लगाए और बड़े सॉलिड किस्म के इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के बाद अब उस पर हंगामा हो गया जो आपके सामने ही है। अब उसको हंगामा करने के बजाय हुक्मरान जमात का ये फ़र्ज बनता था, हालांकि ताज हैदर साहब रोकते रहे हंगामा ना करें, लेकिन उन्होंने हुक्मरान जमात को लेना, पर ठीक है इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किया, हम एक बड़ी हाई पावर टेक्नोलॉजिस्ट की एक कमेटी बना देते हैं और वो कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक एक सवाल जवाब का जवाब देते रहे, मुतमईन करते रहे, तो तब हम बाद में मीटिंग कर लेंगे। उन्होंने वो करने के बजाय उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, अग्रेसिव अटैक किया। तो हम ये भी बात मान लेते हैं कि पार्लिमानी कमेटी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला 10 सितंबर से लेकर आज 22 सितंबर हो गई है, तो 12 दिन से मुसलसल मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को बुरा तनकीद कर रहे हैं, तदलील कर रहे हैं, उनको मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिस जारी कर दिया। अभी नोटिस का जवाब देंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब तो बात बहुत आगे तक चली गई है और आप इसको यहाँ तक कहा हमारे बाज़ वज़रा ने जी कि उन्होंने कहा है कि जनाब जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के वो बगावत कर। कंवर साहब, अगर मुख्तसरन ये बता सकें कि ये इसका हल क्या है? आप कह रहे हैं कि बात बहुत आगे तक जा चुकी है, तो इसका हल क्या निकलेगा, अगर 2 जुमलों में बता सकें? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चैप्टर क्लोज हो गया ना, खत्म होगी बात। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसकी ओनरशिप नहीं ले रहा तो फिर हुकूमत कैसे बाई फोर्स करेगी? क्या तो खत्म कर दिया इलेक्शन कमीशन का, हम तो ओनरशिप नहीं लेते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नबील गबूल साहब, कमर दिलशाद साहब मौजूद थे और गबूल साहब कह रहे थे कि ओपीएम पर किसी भी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत से बात ज़रूर हो सकती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची में अगर किसी सड़क पर कोई हादसे का शिकार हो जाए, जब उसको अस्पताल पहुँचाया जाए तो वहाँ पर अस्पताल का अमला किस तरह का रवैया उस ज़ख्मी शख्स के साथ अपनाता है और इसके नतीजे में उस ज़ख्मी शख्स की जान भी चली जाती है। इससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक वक्त था जब कराची में बदअमनी और टारगेट किलिंग की वजह से रोज़ कई हलाकतें हुआ करती थीं। सिक्योरिटी इदारों की मदद से कराची में कत्लो गारत पर काबू पा लिया गया, लेकिन अब कराची वालों के लिए ट्रैफिक हादसात
जानलेवा साबित हो रहे हैं। 2021 में जनवरी से अगस्त तक होने वाले ट्रैफिक हादसात पर अगर नजर डालें तो इस अरसे में 250 से जायद शहरी अपनी जानों से जा चुके हैं। ट्रैफिक हादसात से होने वाली अमवात में पाकिस्तान एशिया के 33 ममालिक में से इस वक्त 19वें नंबर पर है, जबकि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 95वां है। साल के 8 माह में होने वाले हादसात में हलाक होने वाले 150 से जायद अफराद मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले हैं। मोटरसाइकिल की सवारी में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है और ऐसा ही एक हादसा 12 सितंबर को कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर पेश आया, जिसमें 17 साल जवान आरिफ हाशिम जान की बाजी हार गया। इस जवान में इस वाकये में आरिफ की लापरवाही थी ये तो नहीं पता, लेकिन इस हादसे में से कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों की लापरवाही जरूर सामने आई है। महकमा सेहत सिंध की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ हाशिम रात 1:10 के करीब शदीद जख्मी हालत में लियाकताबाद पुल पर मिला था। चंद राहगीर जो अपनी गाड़ियों में सवार थे उन्होंने उसे करीब वाक़े सैमरोज अस्पताल करीमाबाद मुंतकिल किया, लेकिन उस अस्पताल में एक्सीडेंट और ट्रामा केयर से मुतालिक सहूलियात ना होने की वजह से आरिफ को ज़ियाउद्दीन अस्पताल रेफर किया गया। ज़ियाउद्दीन अस्पताल की इंतजामिया ने आरिफ को कैनुला लगाने के बाद उसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल करने का कह दिया, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में सीटी स्कैन की सहूलत रात 9 बजे के बाद मौजूद ही नहीं होती और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट कई माह से गैर फाल होने की वजह से आरिफ को जिन्ना अस्पताल भेजा गया। लेकिन जब मरीज को जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाया गया तो वहां की इंतजामिया ने मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया। अमले ने कहा कि वो किसी शनाख्त या अटेंडेंट के बगैर किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर सकते। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल ले जाने में 6 घंटे गुजर गए, जो एक बेकसूर की जान लेने के लिए काफ़ी साबित हुए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2019 में सिंध हुकूमत ने असेंबली से इंजर्ड पर्सन ट्रीटमेंट यानी अमल उमर बिल मंजूर करवाया था, जिसके बाद सरकारी और निजी अस्पतालों को जख्मी शख्स के इलाज के लिए पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। कोई डॉक्टर या अस्पताल इलाज से पहले मेडिकल लीगल रिपोर्ट का तकाजा भी नहीं करता। बिल के मुताबिक सबसे पहले जख्मी का इलाज किया जाता है और बाद में दीगर उमूर अंजाम दिए जाते हैं। जख्मी या अहले खाना से इलाज से पहले पैसे तलब करना भी जुर्म होता है। निजी अस्पताल में जख्मी के हंगामी इलाज के अखराजात हुकूमत को अदा करने होते हैं। अमल उमर बिल में हर अस्पताल में तमाम सहूलियात से आरास्ता 2 एम्बुलेंसेस का होना भी लाजमी करार दिया गया है और एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। केस सेशन कोर्ट में चलाने का जिक्र भी किया गया है। इस बिल के मंजूर होने से पहले फायरिंग, चाकू, छुरी या किसी और हमले या हादसे में जख्मी होने वाले अफराद के अस्पताल पर पहले पुलिस को इत्तला दी जाती है उनके अस्पताल पहुंचने के बाद, और फिर पुलिस के पहुंचने के बाद इलाज शुरू किया जाता था और दौरान इलाज ही पुलिस जख्मी से तकती थी। लेकिन इस बिल के बाद अब सूरत-ए-हाल ये अक्सर मुख्तलिफ है। तो ये आरिफ हाशिम अपनी जान से गया, जिन्हें अस्पताल में इसको ट्रीट नहीं किया गया, वक्त गुजरता गया। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आरिफ हाशिम के बहनोई असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा असलम से मैं पहले मुख्तसरन ये वाक़या जान लूँ, फिर आपकी तरफ मैं आता हूँ कि कहाँ क्या गफलत हुई और अब तक क्या कार्रवाई उस पर हुई है। असलम, ये वाक़या आप लोगों को कब इत्तला मिली, क्या हुआ था जब आप लोग पहुँचे? उस वक्त तक आरिफ अपनी जान से जा चुका था, क्या उस रात आप पर बीती, ज़रा अगर आप बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। थे जो रागीर थे जिन्होंने मदद की, उन्होंने ये सारी चीजें दी जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस भेजी हैं। वो वीडियो भी वो खुद बनाते रहे, जिस हॉस्पिटल भी जाते रहे वो वीडियो बनाते रहे। और उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया, और पहले भी जिस भी जगह उन्होंने बयान दिए, आज उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वरना वो आपको बराह रास्त खुद इस चीज से वो ब्रीफ करते कि उस रात क्या क्या हुआ। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले बताया कि वहाँ पे मैं पहुंचा, उनसे एक लड़का था, वो जब वहाँ पे पहुंचा इसरार, उसने कहा कि जब असलम भाई मैं वहाँ पे मौके पे पहुंचा हूँ तो 7-8 लोग खड़े हुए थे जो उसकी वीडियो बना रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये अभी जिंदा है, तो आपने एम्बुलेंस को कॉल की? उन्होंने कहा एम्बुलेंस को कॉल की, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। इतने में एक रक्शे वाला आया, उसको भी वहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए खड़े हुए। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो एक रक्शे वाला आया, उसने कहा भाई इसको क्या हुआ? उन्होंने कहा एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने कहा यार एम्बुलेंस, उनसे कहा एम्बुलेंस नहीं आई। उसने कहा अगर आप लोग बेहतर समझे तो आप इसको मेरे रक्शे में डालें, उसको करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है। उन्होंने रक्शे में डाला, हॉस्पिटल लेके गए, नजदीक वो कह रहे थे शमरोज हॉस्पिटल पड़ता है। जब वहाँ पे गए तो कहते वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें मेन गेट से ही इन ही नहीं होने दिया। अच्छा। हम लोग वहाँ से फिर उसको लेके गए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ज़ियाउद्दीन लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे उसके जो गर्दन पे जो होता है गायड या जो भी है, और ऑक्सीजन के लिए मुंह में जो नाली होती है वो लगाई, और प्लस उसका कनोला पास करके एक ड्रिप लगा दी, और ऑक्सीजन के लिए वो मास्क टाइप सा उसको लगा दिया। फिर अब्बासी, उसके बाद ठीक है चलें, फिर उसके बाद अब्बासी और फिर जिन्ना आप लोग गए। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा असलम साहब। डॉक्टर साहब, ये देखें एक प्राइवेट हॉस्पिटल वो लेकर गए, वहाँ गार्ड नहीं अंदर नहीं जाने दिया, चले वो प्राइवेट हॉस्पिटल था,
उसके बाद अब्बासी ज़ियाउद्दीन लेकर गए, ज़ियाउद्दीन से अब्बासी, फिर जिना लेकर आए, वहाँ पर भी इसका इलाज नहीं किया गया। ये वक्त गुजरता गया, खून बहता रहा। उसके घर वाले तो उसके साथ थे नहीं जो वहाँ लड़ाई झगड़ा करते या प्रेशराइज करते। हॉस्पिटल का जो अमला होता है, क्या उसको इतना सपोर्टिव नहीं होना चाहिए कि वो पहले ज़ख्मी का इलाज करे और बाद में फिर तमाम लवाजमात पूरे होते हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। इस बात को मैं थोड़ा सा और भी क्लियर करना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये कि जो कुछ हुआ इसको ना तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ और ना ही कोई शख्स भी दे। पहली बात तो मेरी ताज़ियत और इनके साथ तमाम मेरी हम अपॉलॉजीज के भी, इनके साथ जो भी हुआ इनके रिश्तेदार के साथ वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपकी बात ठीक है कि एक इतना ग्रीवियसली इंजर्ड पेशेंट जो पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया, फिर जो दूसरे हॉस्पिटल गया जहां आई एम श्योर कि सीटी स्कैन और बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जो मुझ तक इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि ये वाकया है 12 सितंबर का और हम इस पे अगले ही दिन इंक्वायरी कर चुके थे, बिकॉज ये एक बहुत खतरनाक चीज थी। बिकॉज इस बिल के पास होने के बाद ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर सकते हैं किसी को ट्रीटमेंट करना और ना ही आप पैसे की डिमांड कर सकते हैं। जो हम तक इंक्वायरी में खबर पहुंची है वो ये कि जो रोड से लोग लेके गए थे, उनसे कहा गया कि इसके इलाज पर कुछ 3.5-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो आप इसको लेके अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाए। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में कम से कम इस बच्चे के 3 घंटे जाया हुए, जिसमें 1.5 घंटा तो वो एमएल ही बनता रहा। उसके बाद वो फाइनली जब एमएल बन गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमारे पास तो ना सीटी स्कैन अवेलेबल है और ना न्यूरोसर्जन, तो इसको हम भेज देते हैं। अच्छा, जो लोग लेके आए थे जब अब्बासी शहीद, वो उसके बाद इनकी फैमिली को ट्रेस करने चले गए और ये बच्चा एक एम्बुलेंस ड्राइवर के हवाले करके जिना भेज दिया गया। अब जिना की हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ये आया है एम्बुलेंस लेके, उसके बाद इसने आने के बाद काउंटर पे जाके कहा कि मैं एक पेशेंट लाया हूँ अब्बासी शहीद से, आप उसकी पर्ची बना दें, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटराइज्ड पर्चियां होती हैं, हमारी चीज का डेटा, फोन नंबर, अननोन पेशेंट है। तो उस लड़के ने, जो जिया नाम था जिसका, उसने कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास भेज देता हूँ, आप उससे बात कर लें और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू कर देंगे। हमें इस तरह अननोन की वो एम्बुलेंस ड्राइवर, ये सब कुछ फुटेज पे मौजूद है, बजाय जाके डॉक्टर से डिस्कस करता, वो वापस एम्बुलेंस में बैठा और लेके उसको चला गया और रास्ते में उस बेचारे की डेथ हुई। अच्छा। बात ये है कि इसमें गलतियां तो हर स्टेप पे हो। छोटे अस्पताल में भी होना चाहिए ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल। भाई अस्पताल खोला है आपने, तो आपको अगर रोड से इंजर आ जाए, तो जो अमल उमर जो बिल है, उसके बाद तो किसी भी जख्मी का आपको इलाज पहले करना और फिर उसका जो भी एक्सपेंस है, अगर वो नहीं उस वक्त अदा कर सकता तो बाद में गवर्नमेंट पे करेगी। उस बिल के मुताबिक तो यही है। तो अगर उस बिल को नहीं उसको फॉलो किया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो अब फिर उस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शाम को प्रैक्टिस करता हूँ और वो खुद अमल के केस में इन्वॉल्व थे, इन द सेंस कि वो बच्ची रात को पहले उनके पास लाई गई थी। तो हमें चीफ जस्टिस तरफ हॉस्पिटल इंतजामिया को नोटिस मिले, उनको बाकायदा सजा मिली, उनके ऊपर फाइन लगाया गया कि भाई आपके पास अपनी एम्बुलेंस, और उनका सिर्फ मसला ये था कि उनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। तो ये तो इस तरह की, और एम्बुलेंस भी प्रॉपरली इक्विप्ड होनी चाहिए। ये नहीं, एम्बुलेंस का मतलब ये नहीं कि आप सुजुकी कैरी में मरीज डालें और लेके निकल जाएं, पूरे शहर में घूमते रहें उसको। दिस इज नॉट एट ऑल एम्बुलेंस सर्विस। बात यह कि अगर आप मुझसे पूछें 2 लाइनों में, एक तो इनका इजाला नहीं। पहली बात तो ये कि शायद हमारे एंड पे जो गलती हुई है वो हमारे क्लर्क को चाहिए था कि थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता और उसको, एम्बुलेंस ड्राइवर को जबरदस्ती लेके जाता डॉक्टर के पास कि भाई ये आए हैं, इनसे बात कर लें प्लीज, इनके पेपर्स देख लें, ये क्या पेशेंट लेके आए हैं। हमें तो देखें, एम्बुलेंस ड्राइवर तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे अंडर परफेक्ट सर्कमस्टांसेस पूछें तो आज के बाद सिंध हुकूमत को सब के सब अस्पतालों के एमएस और डायरेक्टर्स को बुला के एक गाइडलाइन देनी है। आइंदा पेशेंट रेफरल जब भी होगा, आप पहले उस हॉस्पिटल को जिसको रेफर कर रहे हैं उसको फोन कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि मैं आपको सीरियस पेशेंट भेज रहा हूँ, प्रॉपरली इक्विप्ड एम्बुलेंस होगी और आपका डॉक्टर साथ जाएगा। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि वो जबरदस्ती पेशेंट नहीं भेजेंगे, वो पेशेंट जो इलाज कर भी सकते हैं वो भी उठा के डाल के एम्बुलेंस में दूसरे हॉस्पिटल, बहुत से हॉस्पिटलों का ये तरीका है। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं, इस स्पेसिफिक केस में ये इस बिल, ये जो एक्ट है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो ये बड़ी लार्जर पिक्चर में ये सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर ये उस प्राइवेट हॉस्पिटल का क्रिमिनल एक्ट है? मेरे ख्याल से तो क्योंकि ये एक्ट पास हो चुका है और बिल, बल्कि ये एक्ट नहीं रहा, अब ये बिल बन चुका है, तो इस सूरत हाल में तो जो हॉस्पिटल इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने हेल्थ केयर डिनाई की और डिनाई, वो सब के सब क्रिमिनल एक्ट के अंडर आते हैं। और उनको देखें, आप कुछ को एग्जाम्पल बनाएंगे ना, ये चीज किसी के साथ भी, मैं और आप भी अगर खुदा ना खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, तो हमें इसी तरह ये रुलाएंगे एम्बुलेंसों।
और कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिचुएशन को चेंज करने की अगर जरूरत है और इससे कोई सबक लेने की जरूरत है तो हम बैठ के सर जोड़ के एक ऐसा तरीकेकार बनाएं जिसमें क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट्स को ट्रांसफर करने के कुछ एसओपीज हों और कुछ तरीकेकार डिफाइंड हों। आप देखें उससे ये ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन आइंदा कभी नहीं क्रिएट होगी। डॉक्टर साहब, ये इंक्वायरी आपकी कंप्लीट इस पर हो चुकी है और इसमें क्या कुछ लोग ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स उनको हाईलाइट किया गया और उनको कुछ सजा भी तजवीज़ की गई है इस इंक्वायरी में? देखें, हम अपने एंड पे कर सकते थे। हमने अपना जो रिसेप्शनिस्ट है उसको शोकॉज भी दे दिया है और मिनिस्टर साहिबा को और सेक्रेटरी साहिबा को ये फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब वो जैसे प्रोसीड करना चाहें, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ नौकरी से बर्खास्त करना है या उसको मजीद सजा देनी है, उसके खिलाफ को क्रिमिनल, हमारे पास सारी फुटेज मौजूद है, हम दिखा सकते हैं। असलम, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इंक्वायरी फ़ौरन ही बिठा दी गई थी, उसकी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हर मुमकिन सज़ा दिलवाने की भी कोशिश की जाएगी। तो ज़ाहिर है आपका जो नुकसान हुआ बहुत बड़ा, उसका अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये इक़दामात मैनेजमेंट की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो किसी हद तक आपको इन इक़दामात पर तसल्ली है? मैं माजरत के साथ डॉक्टर साहब से भी कि कमज़ोर इंसान जो होता है ना, हमेशा पानी का बहाव होता है गहराई की तरफ होता है। तो डॉक्टर साहब भी वही बात कर रहे हैं कि ये इंसानियत के बहुत बड़े मोहसिन हैं, लेकिन ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके के साथ समझते हैं कि इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है जो उसको आवाज़ देता है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। अभी हमारा बच्चा तो चला गया, हम तो ये नहीं कहते कि किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम एक सिस्टम को सही करने के लिए ये आवाज़ उठाई है। हमारा बच्चा मर गया, हमने दफना दिया, बात खत्म हो गई। वरना हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, किसी के साथ और किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन जो सामने लोग हैं, कोई भी इंसान है, वो कम से कम अपना काम ज्यादा नहीं तो 50% तो करे ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। सही नहीं, अब तो हम लफ्जों के अंदर ही कह सकते हैं, लेकिन जाके कोई हाल देखे उस बूढ़े बाप का कि जिसकी कमर झुक गई है। अभी एक हफ्ता हुआ है बेटे को मरे हुए, उसकी कमर झुक गई है। बहनों के जाके हालात देखें, उस घर के हालात जाके देखें जिसका वो बेटा था। मैं तो फिर भी उनका यानी कि एक दूर से रिश्ता लगता है ना, मेरा बहनों ही के नाता है, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स हैं। आप उनके हालात जाके देखें, आज भी आपकी टीम गई है, उनसे जाके आप पूछे कि उनके हालात क्या है। मेरे बताने से ज्यादा आपको देखने से खुद एहसास हो जाएगा वो घर किस तरह का था, उनके क्या हालात थे, क्या सिस्टम था। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर असलम साहब की बात से जो मैं नतीजा निकाल पा रहा हूँ वो ये कि आप ऐसे गफलत के मुर्तकिब लोगों को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा, इबरतनाक सज़ा देनी पड़ेगी ताकि आइंदा कभी भी रिस्पॉन्स करने में कोई देर ना लगाए जब इस तरह का कोई केस आए। तो बिल्कुल, ये अगर एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर हो जाएगा, एक तरह की इस पे प्रॉपर इंक्वायरी, हम तो अपने स्टेज पे कर सकते थे ना, हॉस्पिटल लेवल पे एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी बना दें जो कि सारे इवेंट को कंप्लीटली एनालाइज करे और जो जो गलतियां हुई हैं उनको एक दफा उसका तदारुक करने की कोशिश की जाए। तो उससे ये एडवांटेज होगा कि बाकी हॉस्पिटल्स, देखें हॉस्पिटल तो चंद हैं सरकारी, बड़े बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल या सेकेंडरी जो केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अलावा असल तो पेशेंट लोड या वर्कलोड कराची की सेहत का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ही बर्दाश्त करता है और प्राइवेट सेक्टर उससे कमाता भी है और उसके साथ उनसे अपनी फैसिलिटीज को इम्प्रूव भी करता है। तो एक मिनिमम होता है ना, जैसे गाड़ी के अंदर आप उसका चेकअप कराते हैं, उसके बाद रोड पे लाते हैं, तो अगर आपकी मिनिमम फैसिलिटीज प्रॉपर होंगी ना तो आप ऑटोमेटिकली हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो जाएगा। तो हर हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी डील करने का एक तरीकेकार, और मैं फिर कहूंगा कि आइंदा कभी कोई सीरियस पेशेंट शिफ्ट किया जाए तो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर साथ जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अननेसेसरी लोगों को रेफर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको खुद साथ जाना पड़ेगा या आपको बंदा भेजना पड़ेगा, और दूसरा वो डॉक्टर कम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद रसूल साहब। अच्छी आपकी तजवीज़ हैं कि कोई केस कहीं रेफ़र किया जाए तो डॉक्टर या उसका कोई स्टाफ मेंबर साथ जाए। असलम हमारे साथ मौजूद थे जो कि आरिफ हाशिम के बहनों ही। असलम, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक अभी लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लाहौर में कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ गया। अभी डेल्टा के केसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुए थे, NCOC ने कुछ पाबंदियाँ ख़त्म करना शुरू की थी कि एक नए वेरिएंट ने अब सर उठा लिया है। ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में तो अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, पाबंदियों में नरमी भी की जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ
बदलता जा रहा है और इसकी नई नई किस्में भी आ रही हैं और देखने में अब ये आया है कि कोरोना वायरस की हर किस्म पिछली वाली से ज़्यादा खतरनाक होती है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में तबाही मचाई और अब लाहौर में डेल्टा के बाद कोरोना की एक और किस्म एप्सिलॉन के नाम से सामने आना शुरू हो गई और इसके केसेस भी अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेल्टा के 12 जबकि एप्सिलॉन के 3 केसेस सामने आए और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में डेल्टा वायरस के 550 मरीज जबकि एप्सिलॉन किस्म के 49 मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना का ये एप्सिलॉन वेरिएंट कैलिफोर्निया से आया है और तहकीक से ये पता चला है कि एप्सिलॉन पिछले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके मरीजों में तेज़ी से भी इजाफा हो सकता है। एक तरफ कोरोना की नई किस्म के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ NCOC और पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में कोरोना पाबंदियों में खासी हद तक नरमी कर दी है। पाबंदियां उठाई जा रही हैं, मार्केट्स और बाजारों की टाइमिंग्स को बढ़ाया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक अब जारी रह सकेगी। शादी की तकरीबात पर से भी पाबंदी उठा ली गई है और कोरोना पाबंदियों में नरमी वायरस की फैलती नई किस्म के लिए क्या मददगार साबित हो सकती है और क्या ये भी खदशा मौजूद है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बार फिर से इस वेरिएंट के नतीजे में तेज़ी सामने आ सकती है। इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब PMA के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये डेल्टा के केसेस अभी ख़त्म नहीं हुए थे, ये एप्सिलॉन वेरिएंट सामने आ गया। कुछ रिसर्चर्स ऐसा बता रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से ये फैलता है वायरस। अब तक 49 केसेस सामने आ भी गए। क्या लग रहा है आपको, ये खतरनाक साबित हो सकता है नया वेरिएंट भी? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, मैं एक आपसे अर्ज करूं कि दो चीज़ों के लिए हमें एक रख लेनी चाहिए। एक तो ये कि हमें इसके साथ जिंदा रहना होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव कम अप कि हमें जो भी इस वक्त हमारे साथ ये कोविड का है और कोविड का जो निज़ाम चल रहा है, इट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 years, जो हमें 2 साल जो साइंसदान कहते हैं कि हमें इसके साथ ही जिंदा रहना होगा। और आपके साथ हम पहले भी ये बात तस्करा कर चुके हैं कि देयर इज अ रैपिड म्यूटेशन इस RNA वायरस के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर। यही बात है कि ये म्यूटेट तब्दीली बड़ी जल्दी करता है, ये हैयत अपनी आप को तब्दील करता है। ये जब बड़ा बन जाता है या बड़े केसेस सामने आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम समझते हैं कि ये वाली इसमें चीज़ों के लिए कि देन वी कॉल इट अबाउट कि डेल्टा वायरस आ गया, अल्फा बीटा, और जैसा भी आप कह रहे हैं कि अमेरिकन की एक नई किस्म भी सामने आ गई। तो ये केसेस तो हमें ऐसे आते ही रहेंगे। द क्वेश्चन इज कि हमारे, और आपने जो तस्करा किया पंजाब हुकूमत का, क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी रेट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नीचे जा रहा है और तकरीबन ये मतलब स्टैंडर्ड हो गया है। अब जब ये स्टेट हो गया तो उस वक्त जाहिर है कि हमारी चीजें जो खोली जा सकती हैं। मैं समझता हूँ इट इज वन ऑफ द पॉजिटिव इन दैट सेंस, और उस पॉजिटिविटी की वजह से ये जो चीजें हैं अभी देखेंगे। लेकिन इट इज आर नॉट मैटर ऑफ कि वीकली हम कोई फैसले कर सकते हैं या मंथली फैसला कर सकते हैं। इट इज अ डे टू डे अफेयर। देखना होगा, विजिलेंस हमारी वैसे ही रखनी होगी जैसे कि हमारी पहले चल रही थी। वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट इट कि हमारे कैसे केसेस और क्या होता है। और उसमें जो मेरा मानना है कि हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर हम टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, अगर हम वैक्सीनेशन को बढ़ा लेते हैं, वैक्सीन हमारी जो है वो बेहतर तरीके से आ जाती है, और अपने SOPs जो हैं दीज आर द स्टैंडर्ड, उनसे हम हट के कतई तौर पे कोई चीज नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला हम बेहतर होंगे। बाकी आपकी बात ये दुरुस्त है कि अभी ये बढ़ सकता है और जो भी वेरिएंट आएगा। लेकिन ये जब भी हम देखते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन्स में या जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स होते हैं, इनमें जैसे जैसे हुकूमत नरमी करती जाती है, कोई नया वेरिएंट आता है और पिछले वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से वो हमलावर होता है। चूँकि ये जब ये पाबंदियों में नरमी होती है तो लोग फिर नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आ जाते हैं, वो इन SOPs को फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो इसमें एक ह्यूमन बिहेवियर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कहीं हुकूमत की कहीं कोई आप इस तरह की रिसर्च में कोई गफलत देख रहे हैं या NCOC कहीं उससे चूक हो जाती है कि वो किसी नए वेरिएंट को वक्त से पहले नहीं जज कर पाती? देखिए, मैं समझता हूँ कि रेट ऑफ गवर्नमेंट का उसके साथ हम लैक करते हैं। वी लैक एवरीवेयर, मतलब ये सेंट्रल हो, ये सूबाई हमारी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखते हैं कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इनके ऊपर जो अमलदारी करवानी चाहिए, जैसी अमलदारी होनी चाहिए, दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर। और आपने देखा है कि लाहौर के अंदर केसेस बढ़े, कराची के अंदर केसेस बढ़े, पेरेफरी के अंदर फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, तो ये केसेस उसी वक्त ही बढ़ते हैं जबकि उसके ऊपर हमारी इम्प्लीमेंटेशन दैट कम्स डाउन, और हुकूमत की रेट जब कमजोर पड़ती है तो फिर उसके साथ ये चीजें हम देखने को मिलती हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत जो है उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय द लॉ, मैं नॉर्मली मतलब आई यूज दीज वर्ड्स कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय द लॉ जो है ये उसके साथ होनी चाहिए। और उस वक्त अगर हम इसको रिटेन कर लेंगे, सस्टेन कर लेंगे, लोगों की इन बातों के साथ देख लेंगे, तो आई एम श्योर कि हमारे हालात काफी हद तक बेहतर होंगे। डॉक्टर साहब, एज नेशन हम इस किसी भी नए वेरिएंट को क्यों इतना सीरियस नहीं लेते? जब ये डेल्टा वेरिएंट आया उस वक्त भी
ये सिंगल फिगर और फिर डबल फिगर से शुरू हुआ, फिर ये हज़ारों में पहुंच गया, अब ये नया वेरिएंट आया, अभी इसके भी सिर्फ 49 केसेस हैं। अगर इसी वक्त हमने इस पर काबू पाने की कोशिश की, इसको रोकने की मौसर कोशिश कर ली तो ये शायद कंट्रोल में आ जाए, नहीं तो ये फिर 5वें वेरिएंट के तौर पर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक के तौर पर सामने आएगा। आने वाले दिनों में फिर हमें कुछ लॉकडाउन को सख्त करना पड़ेगा, कुछ पाबंदियाँ मज़ीद लगानी पड़ेंगी। देखिए, मैं इसके बारे में क्रिटिकल रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं इसके बारे में क्रिटिकल है हुकूमत का ये कि रीजनल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन हमने नई नई तरकीबें ये सोच के कर ली और सारी चीज़ों को चलते हुए हमने इसके साथ जो तसुरात और हमारी जो एप्लीकेशंस हैं मेरे ख्याल में वो काफ़ी हमारी पुअर रही हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे ऊपर जो डिजीज़ बर्डन है ये बड़ा भी था। और आपने दुरुस्त कहा, वी कैन नॉट से कि नई वेरिएंट आई है तो उसके बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए। हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जहाँ कहीं ये आता है, जहाँ कहीं हमें ये वायरस या कोविड का कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, उसकी खातिर एक ही चीज़ है एंड दैट इज़ द लॉकडाउन। जिस जगह पे हमने लॉकडाउन लगाया वहाँ पे हमारे हालात बेहतर हुए हैं कि नई टर्म्स निकाल के स्मार्ट लॉकडाउन, रीजनल लॉकडाउन, कोई मतलब तालाबंदी कर लेंगे, छोटी तालाबंदी कर लेंगे, उनके साथ कोई मसाइल ऐसे सच हल नहीं हुआ करते। मतलब वी से मतलब गवर्नमेंट एक अनाउंस करती है, दुनिया हमसे सीखती है, ऐसा होती है। वेयरएज़ मैं समझता हूँ कि जो सक्सेसफुल मॉडल है दैट इज़ द चाइनीज़ मॉडल, और चाइना के मॉडल सक्सेसफुल के अंदर एक ही था और फिर दुनिया ने जिसको चीखा, आपके सामने बरतानिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, और वो लोग जो कि उनका ठट्ठा मजाक उड़ाते थे, दे हैव कम टू द कंक्लूजन द ओनली रेजोल्यूशन टू दिस डिजीज और दिस पेंडेमिक के साथ जो है दैट इज द लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्या वो सक्सेसफुल है। हम वी आर लकी वन पाकिस्तान के अंदर कि हमारी एज जो है थोड़ी सी, और प्लस हमारे साथ जिस तरह डिजीज बर्डन अदर चीज़ों का है, हमारी इम्यूनिटी अल्लाह के फजल से वो काफ़ी हद तक बेहतर, और सर्टनली के परवरदिगार का भी एक खास हमारे ऊपर करम रहा है कि हम लोग उससे बचे रहे। और डॉक्टर साहब, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया कि एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है, फिर वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन के फिगर्स तो हम देख रहे हैं कि करोड़ों में आ गए, लेकिन अभी तक टेस्टिंग कैपेसिटी तो हमने देखा कि कहीं कोई नेगेटिव रिपोर्ट, अपनी जाली रिपोर्ट नहीं बनवा सका इसकी। लेकिन ये वैक्सीनेशन के कितने जाली सर्टिफिकेट्स इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, इसका कोई काउंट नहीं है। अनगिनत लोगों ने ये सर्टिफिकेट जाली बनवा ली है। इसमें हम 3, 4, 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, रिकॉर्ड तो उनका वहाँ मौजूद है, लेकिन उसमें उन जाली लोगों की शनाख्त कैसे होगी, और उन जाली सर्टिफिकेट्स के साथ क्या हम अपने आप को एक सेफ नेशन कह सकते हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि हर जगह पे होता है, इवन अमेरिका, बरतानिया, उसके अंदर भी आपने देखा है कि लोगों की डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द लॉकडाउन है, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द वैक्सीन प्रोग्राम है इसके साथ ही, और नई नई किस्म की चीज़ें हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ लोग इसके साथ है। वन ऑफ द पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि इसके बारे में कुछ बातें बरतानिया में कर रहे थे और उनका फिर लाइसेंस सस्पेंड हो गया इसी वजह से कि नॉन साइंटिफिक बातें थी, एटलीस्ट मतलब जो साइंस आज समझती है, तो उसके साथ तो ये चलता ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पीएमए के सदर, हमारे साथ मौजूद थे। और को अपनी रेट को मजबूत करना पड़ेगा, इन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाना पड़ेगा ताकि हमारा शहर और हमारा मुल्क इस वबा से जल्द अज जल्द निजात हासिल कर सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।